आप लोग अगर थंबनेल देखकर आपने क्लिक कर ही दिया है और आप अगर अंग्रेजी सीखना नहीं चाहते हैं तो अभी वापस हो जाइए। लेकिन अगर आपके अंदर अंग्रेजी सीखने का जुनून है तो ही इस वीडियो में आगे बढ़िए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाजिर हूँ अपनी एक नई क्लास के साथ। आज की क्लास मेरी माई सीक्रेट सीरीज के ऊपर आधारित है। माई सीक्रेट सीरीज का ये अगला वीडियो लेक्चर है जिसमें मैं आपको इरादा सूचक या अपने संकल्प डिटर्मिनेशन सूचक सेंटेंसेस को बताऊंगा। ऐसे सेंटेंस आपके सामने आएंगे जो आपको बताएंगे कि अगर किसी भी सेंटेंस में इरादा बताया जा रहा है और डिटर्मिनेशन अपनी उसकी दृढ़ इच्छा बताई जा रही है तो उसको किस प्रकार से ट्रांसलेट किया जाएगा। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर कोई भी स्टेप स्किप कर दिया तो आपको कोई चीज समझ में नहीं आएगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे आपको ऐसे ही अच्छे कंटेंट मिलते रहते हैं। तो बिना सब्सक्राइब किए हुए आगे ना बढ़िएगा। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि अगर कोई सेंटेंस ऐसा आ जाए जिसमें इरादा हो या संकल्प हो, जिसे कहा जाए कि मैं एक गाड़ी खरीदने जा रहा हूं, तो ये सेंटेंस ऐसा दिखाता है कि इसे में इरादा या संकल्प की सूचना मिलती है। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग किस प्रकार से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, चलिए देखते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें यह पता लगे कि कार्य करने का पूरी दृढ़ इच्छा कर ली गई है, मतलब मजबूत इच्छा कर ली गई है, डिटरमाइंड हो गए कि वो कार्य हम करेंगे। तो उसको जो हम लोग हिंदी में देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पहले कर्ता, और कर्ता के बाद हम लोगों को मिल जाएगी क्रिया। हिंदी के स्ट्रक्चर में कुछ इस प्रकार से मिलेगी, इससे कर्ता फिर क्रिया, और क्रिया के बाद हम लोगों को मिल जाएगा ना, नी या ने। इसके इस तरीके का मिल जाएगा। और उसके बाद जो मिल जाएगा जा रहा हूं, जा रहा हूं, ये मिल जाता है। ये स्ट्रक्चर हमें हिंदी में मिल जाता है। इसको जो हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो कुछ इस प्रकार से करते हैं कि सब्जेक्ट लगा देते हैं हम लोग। सब्जेक्ट के बाद हम लोग कर्तानुसार इज, एम या आर का प्रयोग कर देते हैं। और इसके बाद जो हम लोग यूज करते हैं वो जा रहा हूं की इंग्लिश यूज करते हैं, गोइंग। और इसके बाद हम लोग लगा देते हैं इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव, और कौन सी इन्फिनिटिव? फुल इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। फुल इन्फिनिटिव मतलब टू के साथ इन्फिनिटिव का हम लोग यूज करते हैं। इसे हो गया कि मैं एक गाड़ी खरीदने जा रहा हूं। इसी को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो मैं के लिए हम क्या लगाएंगे? आई, और आई के साथ सहायक क्रिया एम का प्रयोग करेंगे। आई एम गोइंग लगा दिया, गोइंग। अब खरीदने की इंग्लिश टू बाय, टू बाय। और फिर क्या खरीदने जा रहे हैं? एक गाड़ी, कार, कि मैं एक गाड़ी खरीदने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू बाय अ कार। क्लियर? तो चलिए इस रूल को नोट कर लीजिए। इसके बाद कुछ एग्जांपल लेता हूं जिससे ये रूल और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये एग्जांपल हमारे सामने आएगा कि वे शादी करने जा रहे हैं। तो वे के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? दे का प्रयोग करेंगे, और दे के साथ सहायक क्रिया लगाई आर। दे आर गोइंग, गोइंग। अब इसके बाद शादी करना, टू गेट मैरिड, दे आर गोइंग टू गेट मैरिड। क्लियर? सरकार अस्पताल खोलने जा रही है, द गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्टार्ट अ हॉस्पिटल। क्लियर? अब इसकी इंग्लिश यहां लिख देते हैं कि वह अंग्रेजी सीखने जा रहा है, तो ही इज गोइंग टू लर्न इंग्लिश। क्लियर? या फिर हो गया कि तुम अपना घर बेचने जा रहे हो, तो यू आर गोइंग टू सेल योर हाउस। क्लियर? तो यहां आप जान लीजिए कि जो जा रहे हो, तो ये चीज आप लोगों को गोइंग लगा के लिखनी है। और जो मेन वर्ब इसकी होगी, बेचना हुआ, सीखना हुआ, खोलना हुआ, शादी करना हुआ, ये इन्फिनिटिव लगा के फुल इन्फिनिटिव करके आप लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। क्लियर? तो उम्मीद है कि ऐसे सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए लिख लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर जान लेते हैं कि इसमें जा रहे शब्द जो होता है, इसका मतलब ये कहीं जाना नहीं होता है कि लिख दिया गया कि वो मंत्री वो शादी करने जा रहे हैं। तो जा रहे हो, कहीं जा नहीं रहे। वो जा रहे शब्द ये बताता है कि उनकी जो इच्छा है, उनका जो डिटर्मिनेशन है वो प्रदर्शित करता है, जा रहे हैं।
और ऐसे सेंटेंस को जो हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, तो दूसरे रूप में कुछ इस प्रकार से मिल सकता है। जैसे मिल जाता है कि वह डॉक्टर बनने जा रहा है, डॉक्टर बनने या होने, ये इस प्रकार का भी सेंटेंस बन सकता है कि वह डॉक्टर बनने या होने जा रहा है। तो यहां पे हो जाएगा कि ही इज गोइंग टू बी अ डॉक्टर। ये ऐसे सेंटेंस अगर आ जाए तब भी आपको ऐसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं कि वह डॉक्टर बनने या होने जा रहा है। इसमें उसका जो कंफर्मेशन है वो की जाती है कि ये जा रहा है, ये सब यहां पे कंफर्म कर रहा है कि वो डॉक्टर बनने जा रहा है और डॉक्टर होने जा रहा है। जैसे हो गया कि तुम नेता बनने जा रहे हो, नेता बनने या होने जा रहे हो। तो ये भी इसी तरह होगा कि यू आर गोइंग टू बी अ लीडर। क्लियर? तो ऐसे अगर सेंटेंस आपके सामने आ जाए तो भी उम्मीद है कि अब आपको ट्रांसलेट करने में दिक्कत नहीं होने वाली। तो इन दोनों एग्जांपल्स को भी लिख लीजिए, फिर आगे अगले रूल की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। तो ऐसे सेंटेंस को जो हम लोग स्ट्रक्चर लिखेंगे, स्ट्रक्चर लिख देता हूं मैं आपके लिए। सब्जेक्ट प्लस इज एम या आर, और इसके बाद हम लोग गोइंग का यूज कर देंगे। और गोइंग के बाद जो नाउन आया रहेगा उस नाउन का यूज करेंगे। नाउन जैसे नेता था, डॉक्टर था, ये नाउन हम लोग आखिरी में यूज करेंगे। और फिर नाउन नहीं, गोइंग के बाद हम लोग लगाएंगे टू बी, और टू बी के बाद हम लोग नाउन का यूज करेंगे। क्लियर? तो ये स्ट्रक्चर भी नोट कर लीजिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे अब हम लोग देखते हैं कि जैसे शब्द में इरादा शब्द आ जाए, जैसे हो गया कि मेरा इरादा गाड़ी खरीदने का है, मेरा इरादा गाड़ी खरीदने का है। ऐसे सेंटेंस आ जाए तब आप क्या करेंगे? तो ऐसे सेंटेंस को हिंदी स्ट्रक्चर जो कुछ इस प्रकार से मिलेगा कि कर्ता यानी सब्जेक्ट प्लस इरादा शब्द आ जाएगा, वहां पे इरादा आ जाएगा, और फिर आ जाएगा हमारे पास जो क्रिया मिल जाएगी हमें, और फिर ने या ना का है आ जाएगा। क्लियर? या फिर कर्ता प्लस इरादा प्लस क्रिया मिल जाएगी इस जगह पे हमें, और क्रिया के बाद हमें मिल जाएगा ना या नी या ने, और मिल जाएगा है। जैसे मेरा इरादा गाड़ी खरीदने का, इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे कि मेरा इरादा गाड़ी खरीदना है। क्लियर? ये कुछ दोनों सेंटेंस इसी प्रकार से होंगे, और इनको जो हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर पे लिख के करते हैं। तो यहां पे जब इसको लिखेंगे तो हम लोग आ जाएंगे सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट हो, नाउन हो या प्रोनाउन हो, मतलब इसमें नाउन भी आ सकता है। सब्जेक्ट जो नाउन या प्रोनाउन कोई भी सब्जेक्ट हो, वो सब्जेक्ट हम लगा लेंगे। इसके बाद हम लोग लगा देंगे वर्ब, पहले वाले स्ट्रक्चर में से का है जो आ जाता है, जिसमें एक का है शब्द आता है, इसका जो हम ट्रांसलेट करेंगे तो वर्ब लगाएंगे। वर्ब जो होगी हमारी इंटेंड होगी, ठीक। और इसके बाद हम लोग लगा देंगे इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव वो भी फुल इन्फिनिटिव, टू लगा के हम लोग इन्फिनिटिव का यूज कर देंगे। और जब ये वाला सेंटेंस ऐसे सेंटेंस आ जाए तो इसको जो हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से करेंगे कि सब्जेक्ट लगा देंगे हम लोग, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब जो हमारी इंटेंड होगी ये लगा देंगे। और इसके बाद हम लोग लगा देंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और इसके बाद जो अदर वर्ड होते हैं वो हम लगा देंगे इन दोनों के बाद, आखिरी में अदर वर्ड आखिरी में ही है। क्लियर? जैसे यहां कहा मेरा इरादा गाड़ी खरीदने का है, तो इसको जो हम ट्रांसलेट करते हैं इस तरीके से, मेरा इरादा गाड़ी खरीदने का है, तो इसका हो जाएगा आई इंटेंड टू बाई अ कार, आई इंटेंड टू बाई अ कार। अगर मेरा इरादा गाड़ी खरीदना है तो ये हो जाएगा आई इंटेंड बाइंग अ कार, बाइंग अ कार।
क्लियर। तो यहां देख लीजिए दोनों में अंतर होगा। अगर गाड़ी खरीदना है तो आप आईएनजी के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कीजिए, और गाड़ी खरीदने का है तो आप इंफिनिटिव का यूज कीजिए। क्लियर। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए यहां कुछ एग्जांपल लिए कि उसका इरादा अंग्रेजी सीखने का है। उसका इरादा अंग्रेजी सीखना है, दो तरीके से मैंने लिख दिया। उसका इरादा सबको धोखा देने का है, उसका इरादा सबको धोखा देना है। ये 4 सेंटेंस मैंने आपको दिए कि उसका इरादा। तो हिज इंटेंट्स, यहां पे देखिए यस लगाया क्योंकि एज ए वर्ब काम कर रहा है, ये सिंगुलर नंबर है। सॉरी, हिज नहीं होगा, ही होगा। ही इंटेंट्स, यहां पे सिंगुलर नंबर है, सब्जेक्ट है, तो इंटेंट्स का यूज किया। और अंग्रेजी सीखने का है, तो सीखने का है का लिखा है, अर्थात यहां पे इंफिनिटिव का यूज किया जाएगा, टू लर्न इंग्लिश। क्लियर। और यहां पे वही चीज दूसरे तरीके से लिखी हुई है कि ही इंटेंट्स, और फिर सीखना है अर्थात लर्निंग इंग्लिश। और एक इंटरेस्टिंग चीज बताएं कि इसमें जो इंटेंट्स, इरादा शब्द जो आप मेन वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं, नॉर्मल सेंटेंसेस में ये इरादा जो है ये एज ए नाउन वर्क करता है। केवल यही सेंटेंस ऐसा है जिसमें इरादा एज ए वर्ब वर्क कर रहा है, बाकी सारे सेंटेंस में जो इरादा शब्द है ये एज ए नाउन वर्क करता है। ये आप एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, आप ध्यान रखिएगा। इरादा केवल इसी शब्द में, इसी सेंटेंसेस में, इसी प्रकार सेंटेंसेस में इरादा जो है एज ए वर्ब वर्क करता है। क्लियर। तो यहां पे हो गया उसका इरादा सबको धोखा देने का है, तो यहां हो जाएगा ही इंटेंट्स। ही इंटेंट्स, अब सबको धोखा देने का है, टू डिसीव ऑल, सबको अब यहां पे हो जाएगा उसका इरादा सबको धोखा देना है, तो ही इंटेंट्स डिसीविंग ऑल। क्लियर। अब एक चीज ये ध्यान रखिए कि मैंने ये बता दिया कि इसका का है, इसके लिए ये लिखिए, ये सीखना है, इसके लिए ये लिखिए। लेकिन अगर बाय चांस आप कोई रूल भूल जाते हैं, आप ये नहीं समझ पाते कि कहाँ आईएनजी का यूज करना है, कहाँ इंफिनिटिव का यूज करना है, तो दिक्कत की बात नहीं है। आपको जो रूल याद हो वही लिख दीजिए। अगर ये रूल याद है और सेंटेंस इस प्रकार से आया है तो इसे उठा के इसके साथ लिख दीजिए, सेंटेंस गलत नहीं होने वाला। या ये रूल याद है और सेंटेंस ऐसा आया है तो उसे उठा के इसके साथ लिख दीजिए, सेंटेंस गलत नहीं होने वाला। यानी रूल अगर आपको याद है, इसका सही रूल, तो सेंटेंस लिखने के जो स्ट्रक्चर है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदला है, एक ही रूल याद रह गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, वही रूल उठा के लिख दीजिए, सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दीजिए, सेंटेंस गलत होने वाला नहीं है। क्लियर। तो चलिए इस एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े हम लोग। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि ये माई सीक्रेट सीरीज है। जैसा आप लोग सब जानते हैं कि माई सीक्रेट सीरीज, इसमें एक सेंटेंस को एक से अधिक प्रकार से ट्रांसलेट करना मैं बताता हूं। तो अब यही सेंटेंस हम दूसरे प्रकार से कैसे ट्रांसलेट करेंगे, एक से अधिक प्रकार से करना मैं बता रहा हूं। तो एक से अधिक प्रकार से जैसे हो गया, उसका इरादा सबको धोखा देना है। धोखा देना है या सबको धोखा देने का है, तो कहेंगे सर तो अभी दो प्रकार से लिखा चुके, लेकिन एक और प्रकार में बताने वाला हूं कि उसका इरादा सबको धोखा देना है। अब यहां इरादा एज ए नाउन आप यूज कर लिए, तो इरादा जब एज ए नाउन यूज कर रहे हैं तो सब्जेक्ट वर्ब कौन सी लेके आएंगे, अब यहां इज लेकर आएंगे, इससे हो जाएगा हिज इंटेंट। अब यहां देखिए हिज इंटेंट हो गया, वहां हमने क्या बताया था, ही इंटेंट्स, यहां बताया हिज इंटेंट इज टू डिसीव, या फिर हिज इंटेंट टू डिसीव ऑल। यहां पे इस प्रकार से इसका देखिए एज ए वर्ब के रूप में हमने इसका यूज कर लिया। जैसे हो गया कि उसका इरादा अंग्रेजी सीखना है, अंग्रेजी सीखने का है, तो यह हो जाएगा हिज इंटेंट इज टू लर्न इंग्लिश। क्लियर। तो ये समझ लीजिए कि दूसरे तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं, जहां पे आपको इज आर का भी यूज किया जा सकता है। इसका जो स्ट्रक्चर बनता है कुछ इस प्रकार से बनता है कि सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ जो इंटेंट लगा उसे लगा दो, और इसके बाद हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम लोग यूज कर देंगे इंफिनिटिव। यहां पे कोई प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है,
अगर आप इसका यूज कर रहे हैं तो कंफर्म है आपको इन्फिनेटिव का ही यूज करना है, अर्थात इसके बाद टू लगाना ही लगाना है। क्लियर? तो ये स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा, तो इसे नोट कर लीजिए। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के ऐसा देखते हैं कि इसे हम लोगों ने वर्तमान में अभी तक इरादा और संकल्प वाले सेंटेंस देखे, लेकिन अगले सेंटेंस हमें कुछ इस प्रकार से मिलता है कि जो हमारा इरादा था या संकल्प भूतकाल में था लेकिन किसी कारणवश पूरा न हो पाया। एग्जाम्पल लिया हमने कि उसका इरादा दिल्ली जाने का था, दिल्ली जाने का था। क्लियर? कि उसका इरादा दिल्ली जाने का था लेकिन किसी कारणवश पूरा ना हो पाया। तो इसका जो हिंदी स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसे ही होता है जैसे अभी पिछला स्ट्रक्चर मैंने आपको लिखाया है कि सब्जेक्ट प्लस इंटेंट यानी इरादा, उसके बाद जो क्रिया होगी उसके साथ ना नी लगा रहेगा, फिर का था, उसमें का है इसमें का था। इस प्रकार के हिंदी स्ट्रक्चर आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो इंग्लिश का मिलेगा वो कुछ उससे अलग मिलेगा। क्या मिलेगा चलिए देखते हैं। तो ये देखिए इसके स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस गोइंग और उसके बाद इन्फिनिटी। क्लियर? दूसरा स्ट्रक्चर इसका है कि सब्जेक्ट प्लस इंटेंडेड, मतलब उसमें इंटेंट था इसमें इंटेंडेड था, दूसरा सेकंड फॉर्म इसकी यूज कर ली, उसके बाद इन्फिनिटी लगाया। तीसरा स्ट्रक्चर जो इसका मिलता है सब्जेक्ट प्लस यही इंटेंडेड सब्जेक्ट जो वर्ब था, इसका वर्ब का जो सेकंड फॉर्म है वो लिखा, उसके बाद टू हैव का यूज किया और टू हैव के बाद हम लोग लगाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल जब आप जानते ही होंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म को कहते हैं, तो यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अब इसी को अगर हम ट्रांसलेट करना शुरू करें तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट यानी ही और फिर वाज, ही वाज गोइंग टू गो। अब यहां देखिए कि दो बार गो आया, लेकिन एक बार गोइंग जो था इरादा दिखा रहा, दूसरा गो था ये उसका जाने की क्रिया दिखा रहा है। तो गोइंग टू गो और फिर दिल्ली, ये एक प्रकार से होगा। दूसरे प्रकार से अगर इसी को करेंगे तो हम लोग ही इंटेंडेड और फिर इंफिनिटिव टू गो दिल्ली। एक चीज ध्यान रखिए, जो अदर वर्ड आते हैं वो अदर वर्ड हमेशा लास्ट में ही लिखे जाते हैं, मतलब इन्फिनेटिव लिख के सेंटेंस खत्म नहीं हो जाता। अगर सेंटेंस में अदर वर्ड आ रहे हैं तो उनको इन्फिनेटिव के बाद लिखेंगे, जैसे यहां मैं लिख देता हूं, ये देखिए। क्लियर? अब अगला ये तीसरा स्ट्रक्चर के अनुसार अगर इसे करेंगे तो ही इंटेंडेड टू हैव गॉन दिल्ली। क्लियर? तो उम्मीद है ये स्ट्रक्चर कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद कुछ एग्जांपल लेता हूं जिससे और स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये एक एग्जांपल लिया कि मेरा इरादा आपको पढ़ाने का था। अब पढ़ाने का था तो कैसे पढ़ाएंगे देख लीजिए। इसमें हम कि यहां पे हो जाएगा कि आई इंटेंडेड टू टीच यू। अब इसमें ये देखिए कि कोई क्रम आर्डर नहीं कोई मान नहीं करना है, ये आपको दूसरा वाला स्ट्रक्चर उठा के उससे मैंने ट्रांसलेट कर दिया। अब अगर ले लेते हैं यहां पे हम कि लिया अगर हमने कि आई वर क्या हो जाएगा, आई वर गोइंग टू टीच यू, आई वर गोइंग टू टीच यू। और तीसरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा हमारे पास कि आई इंटेंडेड और उसके बाद क्या बताया था, टू हैव। उसके बाद हमने कहा था पास्ट पार्टिसिपल यानी पढ़ाने की थर्ड फॉर्म, टॉट यू। क्लियर? तो उम्मीद है कि ये चीज समझ में आ गई होगी। तो इसे लिख लीजिए, उसके बाद कुछ एक्सरसाइज में देता हूं, प्रैक्टिस एक्सरसाइज, जिससे कि आप करके मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए ये रूल समझ में आया या नहीं आया। इसको एक नोट कर लीजिए। तो ये 5 सेंटेंस दे दिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज में, इसे आप ट्रांसलेट कीजिए और ट्रांसलेट करके मेरे कमेंट बॉक्स में छोड़िए कि ये ट्रांसलेशन आपको, ये रूल आपको समझ में आए कि नहीं आए। ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज नोट कर लीजिए आप लोग। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया जाता है। उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर में जो मैंने रूल बताया, जो मैंने नियम समझाए हैं, वो नियम आपने लिख भी लिए होंगे, समझ भी लिए होंगे।
अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आती तो मेरे कमेंट बॉक्स में आइए और अपने कमेंट को करके बताइए कि क्या चीज आपको समझ में नहीं आई। निश्चित ही अगले वीडियो लेक्चर में जो शुरू करने से पहले मैं आपको उस कमेंट का आंसर दे दूंगा, उस क्वेरी के आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। लेकिन अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो पूछिए जरूर, क्योंकि अगर पूछेंगे नहीं तो आप लोग जानेंगे नहीं। और ट्रांसलेशन प्रैक्टिस कीजिए, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ट्रांसलेशन आपके लिए बिल्कुल अजीब चीज बनी रह जाएगी। तो प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वाचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।